Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will talk about chapter 5 of your second year mathematics book. Title of whose is Linear Inequalities. अब ये टाइटल से अगर बात की जाए, इसके नाम से बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें सब कुछ आपको नाम से ही पता चल जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो आपको टाइटल में नज़र आती हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड इज इनइक्वालिटीज। लीनियर ग्राफिकली उस चीज को कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन बनाए, और इनइक्वालिटी मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जो किसी ना किसी तरह से लिंक्ड होती है स्ट्रेट लाइन के साथ। अब स्ट्रेट लाइन को की जो इक्वेशन होती है अलजेब्रिक फॉर्म में और इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कुछ इस तरह का बनता होता है। आपके पास आ जाता है ए एक्स प्लस बी वाई। एक्स और वाई की जो पावर्स है वो लीनियर है, यानी कि यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो बोथ आर लीनियर। उसके जो कोएफिशिएंट्स है a और b वो आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब या तो यहाँ पे ये आना चाहिए लेस देन c, ग्रेटर देन c, लेस देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये सारी की सारी जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की। अब लीनियर इनइक्वालिटीज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह की हैं। एक तो ये सिंपल है और एक ये वाली है जिसके अंदर इक्वालिटी भी है और इनइक्वालिटी भी है। इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती हैं इसका जो सोल्यूशन होता है या इसका जो आपके पास ग्राफ पे रीजन आता है वो ओपन होता है, और इस तरह वाली जो इनइक्वालिटी है उसका जो ग्राफ पे रीजन आता है वो क्लोज्ड होता है। अब ओपन और क्लोज्ड का क्या फर्क है, लेट्स हैव अ लुक। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को अगर मैं इलेबोरेट करूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को मैं डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट या स्केच या ड्रॉ नहीं कर सकता। किसी भी इनइक्वालिटी को जब आपने ड्रॉ करना होता है तो आपको उसको पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ करते हैं, उसके बाद उसको इनइक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करते होते हैं। लेट्स से मैं इसकी एक इक्वेशन जो बनाता हूँ, इक्वेशन जब भी बनाते हैं उसको एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं, आपने अपनी एफएससी क्लासेस में पढ़ा होगा। इस x इज इक्वल टू 3 को स्केच करना, ग्राफ करना इज क्वाइट इजी, चैप्टर 4 आप लोग पढ़ चुके होंगे हैं। तो इसका जो ग्राफ है, अगर मैं आपको ग्राफ पेपर पे रफ सा आपको एस्टिमेट दूं तो ये x 1 2 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन आ जाती है x इज इक्वल टू 3 की। ये इस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ है x इज इक्वल टू 3 का। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन के ग्राफ को मैंने कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी के ग्राफ में। तो इनइक्वालिटी के ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो इसकी नेचर मुझे बताएगी। अब नेचर के जरिए भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि x 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो अगर मैं उसको शेड करूं या उसको चेक करूं तो वो ये सारे का सारा रीजन आ जाएगा, क्योंकि ये रेड वाला जो रीजन है इस पूरे रीजन के अंदर जो x है वो 3 या 3 से बड़ा है। इस वर्टिकल लाइन पे x 3 है और इसकी राइट साइड पे जो है x वो 3 से बड़ा है। दैट इज वाई ये इसका सोल्यूशन रीजन है, और ये सोल्यूशन रीजन जो है ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड में और ओपन में डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन होता तो फिर ये रेड वाला इसका रीजन होता। अब क्योंकि क्लोज्ड है तो फिर ये ब्लैक लाइन भी इसका रीजन है और जो अवे फ्रॉम ब्लैक लाइन है वो भी इसका रीजन है। एक तो ये तरीका होता है कि आपको पता लगाने का कि कौन सा जो मतलब रीजन है वो आपने शेड करना है, लाइन के इस तरफ वाला ये इस तरफ वाला, ये तो डायरेक्ट आपको पता चल गया। अब कुछ लाइंस ऐसी होती है जिसका डायरेक्ट पता नहीं चल रहा होता, जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए या इस तरह के सिनेरियो को देखने के लिए हमारे पास टेस्ट पॉइंट का सिनेरियो आता है। टेस्ट पॉइंट क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है कि हम इस लाइन के अलावा, वो टेस्ट पॉइंट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, हम इस लाइन के अलावा पूरे ग्राफ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि क्या वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं। अगर तो वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा तो हम टुवर्ड्स दैट पॉइंट शेड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट शेड कर देंगे। ये मेरी बात अगर समझ नहीं है तो उसको दोबारा सुनना है आपने, कि अगर टेस्ट पॉइंट सोल्यूशन है तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट, और अगर अवे है तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। जनरली हम जो टेस्ट पॉइंट लेते होते हैं वो ओरिजिन लेते होते हैं 0 0, यानी कि अगर ये 0 0 मैं इस इनइक्वालिटी में प्लग इन करूं तो मेरे पास क्या हो जाता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 0 ग्रेटर देन तो 3 नहीं है, 0 इक्वल टू 3 भी नहीं है, तो इट मींस कि मैंने टुवर्ड्स ओरिजिन शेड नहीं करना, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है, जो कि मैंने वैसे भी अवे फ्रॉम ओरिजिन ही शेड किया है। तो मेरा ख्याल है आपको टेस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी में से आपके पास क्वेश्चन किस तरह का बनता होता है, जो नस्ट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जनरली खास तौर पे नस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते होते हैं। लेट्स से मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं कि solution of
इनइक्वालिटी x + 2y ≤ 10 इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन है जी -2 and 6, सेकेंड ऑप्शन है 10 and 0, थर्ड ऑप्शन है 0 and 5, या लास्ट ऑप्शन में आ जाता है ऑल ऑफ दीज। अब हाउ टू चेक दिस? अगर तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन को भी मोर देन 1 पॉइंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह इनइक्वालिटी में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 by 1 इन पॉइंट्स को इस इनइक्वालिटी में रख के देखता हूं। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सोल्यूशन है, जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका सोल्यूशन नहीं है। चेकिंग दिस, -2 6 को अगर मैं इसमें प्लेस करूं -2 और 2 × 6 12 हो जाता है, तो 12 - 2 इज 10, 10 लेस देन और इक्वल टू 10। अब 10 जो है मतलब इसमें सोल्व करने के बाद 10 लेस देन इक्वल टू 10 बन रहा है। अब 10 लेस देन 10 तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 10 है, तो दिस इज ओके, ये ठीक है। अब अगर तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ना होता तो मैं यहीं पे अपना क्वेश्चन एंड कर देता। मैं आता हूँ सेकंड ऑप्शन पे, विच इज 10 and 0। x की जगह पे 10 रखें, y की जगह पे 0 रखें, अगेन 10 लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 4 में से 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही हैं और ऑल ऑफ दीज भी है, तो वी डोंट नीड टू चेक द थर्ड ऑप्शन, अपना टाइम सेव करें। तो मैं स्ट्रेट अवे इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन लगा दूंगा। आई होप दिस मेक्स परफेक्ट सेंस टू यू पीपल, इससे आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टेस्ट पॉइंट फॉर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मेरे पास है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शंस हैं 0 0, 1 - 2, 3 1 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1 and 1, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 1 है। अब टेस्ट पॉइंट के बारे में स्टार्ट में मैंने आपसे ये बात की थी कि टेस्ट पॉइंट जो है, टेस्ट पॉइंट आपके पास कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जो लाइन के ऊपर लाई करे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो पॉइंट लाइन पे ही लाई करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने लेफ्ट साइड पे शेड करना, राइट साइड पे शेड करना। तो टेस्ट पॉइंट हैज टू ऑलवेज लाई नोट ऑन द लाइन, मतलब वो लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, वो कहीं और लाई करता हो। तो अगर मैं इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो वो ये बन जाती है, जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब 1 by 1 ये पॉइंट्स इसमें पुट करते हैं, 0 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये 0 क्योंकि इस लाइन पे पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता हो तो फिर वो उसको उसका सोल्यूशन है, यानी कि पॉइंट उसका सोल्यूशन है, तो फिर वो उसका टेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। तो जनरली हम इसको टेस्ट पॉइंट रखते होते हैं, वो तब रखते हैं जब ओरिजिन उस इनइक्वालिटी पे लाई नहीं करता। अब क्योंकि इनइक्वालिटी पे ओरिजिन मौजूद है, तो फिर मैंने पूछा ये है कि कौन सा टेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। अब क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मींस कि यही वो पॉइंट है जो कि इस इनइक्वालिटी पे लाए नहीं कर सकता। बाकियों को आप चेक करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे 1 और -2 है तो 2 + 2 4 हो जाता है, वो 0 के इक्वल नहीं है। 3 और 1 है तो 4 - 1 3 हो जाता है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। 1 1 करेंगे वो भी 0 के इक्वल नहीं आता। तो ऑल द अदर पॉइंट्स कैन बी टेस्ट पॉइंट्स बिकॉज दे डोंट लाई ऑन द लाइन, while this point cannot be the test point because it does lie on the line. I hope that is clear. उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर के शुरू में ज्यादातर एमसीक्यू इसी तरह का ही आता होता है। आगे हम कुछ डेफिनेशंस हैं उसको देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहली जो बात हम इसके बाद करते हैं उस चीज को कहते होते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन इनइक्वालिटी। आपके इर्द गिर्द जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। और अगर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहा जाता है, अगर उसका प्लूरल कर दिया जाए, सिस्टम बना दिया जाए, तो वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। तो मैं इसके वन लाइनर यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि वही एमसीक्यू में डेफिनेशन बना के पूछे जा सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर inequalities based on रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ की जो होती हैं, जो उस पर बेस कर रहा होता है सिस्टम, उसको प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स।
नॉन नेगेटिव नाम से पता चल रहा है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऐसे कंस्ट्रेंट्स होंगे जिसमें जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो मतलब ऐसा सिस्टम इनइक्वालिटीज का जिसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो है नॉन नेगेटिव हैं, जो जीरो नहीं हो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो सिस्टम विद नॉन नेगेटिव variables also known as decision variables। तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते होते हैं। मतलब ऐसे कंस्ट्रेंट्स जिसमें वेरिएबल सारे के सारे नॉन नेगेटिव हों उसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते होते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर आपके जितने भी डिसीजन बेस कर रहे होते हैं वो इन्हीं वेरिएबल्स पे बेस कर रहे होते हैं। आपने अपना डिसीजन लेना होता है प्रॉफिट और लॉस को देख के या ऐसी किसी चीज को देख के, तो वो सब कुछ जो चीज डिटरमिन कर रही होती है वो डिसीजन वेरिएबल के अंडर ही आती है। आई होप दैट इज क्लियर। अब जब वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव हैं तो जो सोल्यूशन रीजन आता है वो भी नॉन नेगेटिव ही होता है। अब नॉन नेगेटिव सोल्यूशन रीजन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन रीजन होता है। तो ऐसा सोल्यूशन रीजन जो आप इनक्लोज कर दें या बाउंड कर दें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको आप कहते होते हैं फिजिबल रीजन। तो इसी से जो अगली बात लिंक होकर निकलती है दैट इज फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन आर रीजन restricted to फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। मतलब ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया होता है हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, उसको क्या कहते होते हैं? फिजिबल रीजन कहते होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। और इसी से फिर आगे बात निकलती है फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल सोल्यूशन सेट। फिजिबल रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपके सोल्यूशन रीजन में आते हैं उसको फिजिबल सोल्यूशन कहते होते हैं। और वो पॉइंट्स जिस सेट में हमने इनक्लोज किए होते हैं उसको फिजिबल सोल्यूशन सेट कहते होते हैं। तो फिजिबल सोल्यूशन सेट अगर मैं आपको बता सकूं, a set containing all solution points in फिजिबल रीजन। तो मतलब ऐसे सोल्यूशन पॉइंट्स जो फिजिबल रीजन में लाई करते हैं उसको फिजिबल सोल्यूशन, उस सेट को फिजिबल सोल्यूशन सेट कहते होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। इसी से एक और बात निकलती है जो कि मैं आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछूंगा कि विच of the following is a कन्वेक्स रीजन। इसमें से कौन सा रीजन एक कन्वेक्स रीजन है? तो ऑप्शंस मैं यहां पे रख देता हूं, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला या बोथ ए एंड बी। अब एंटिटी में क्या होता है? चीजें लिंक होती है आपस में, चीजों के दरमियान में ना एक रिलेशन होता है, एक लिंक होता है। अब इनमें से कौन सा रीजन फिजिबल रीजन है ये आपने बताना है। फिजिबल रीजन नहीं, सॉरी, कन्वेक्स रीजन है। तो कन्वेक्स रीजन ऐसा रीजन होता है जिसके दो पॉइंट्स का ज्वाइन इंटायरली रीजन के अंदर है। देखें, सर्कल लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिला लें, जो मिलाने वाली लाइन है वो इंटायरली रीजन के अंदर ही रहेगी। ठीक है, किसी भी लाइन को मिला लें, किसी भी दो पॉइंट्स को मिला लें तो बनने वाली जो लाइन है दैट लाइज इंटायरली विद इन द रीजन। अगर एलिप्स की बात की जाए तो इसके किसी भी दो पॉइंट्स को कहीं पे भी मिला लें तो जो लाइन आएगी वो रीजन के अंदर ही रहती, रीजन से बाहर नहीं जा सकती। तो ये दोनों तो कन्वेक्स रीजन है। उसके बाद बात होती है जी हाइपरबोला की। हाइपरबोला कुछ ऐसा रीजन होता है। अब देखें, हाइपरबोला के इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएं तो ये तो रीजन से वैसे ही बाहर चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि हाइपरबोला क्लोज्ड भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आपके पास जो सर्कल और एलिप्स हैं ये तो कन्वेक्स रीजन्स हैं, लेकिन जो हाइपरबोला है वो कन्वेक्स रीजन नहीं है। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद इस चैप्टर में जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जो लीनियर इनइक्वालिटी का नेक्स्ट स्टेप है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं जरा।
लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है जी? लीनियर प्रोग्रामिंग का ताल्लुक इन्हीं बातों के साथ है जो हमने पहले किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले दो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो अ फंक्शन which is to be maximized or minimized is called objective function। ऐसा फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसको आप क्या कहते होते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो आपको फंक्शन के फॉर्म में दिया होता है। अब जाहिर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है सोल्यूशन के ही किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जिस पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते होते हैं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है जी? ऐसा सोल्यूशन जिसपे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो अ फंक्शन द सोल्यूशन at which objective function is maximum और मिनिमम। ये अब एमसीक्यू भी है, ये मैं आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ सकता था कि द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम उसको आप क्या कहते होते हैं। तो मैं उसकी जगह पे कोई भी ऑप्शन रख सकता था, ऑप्टिमल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन, कोई भी आप उसका उल्टा सीधा नाम रख सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो जब तक आपको पता नहीं होगी आप उसका सही आंसर नहीं कर सकते। ऑप्टिमल सोल्यूशन इसको कहते होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, minimum value of constraints x plus y greater than equal to 3 and 7x plus 5y less than equal to 35 with function, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपके पास z is equal to 2x plus y lies at, वो किस पॉइंट पे वो वैल्यूज लाई करती हैं। अब ऑप्शंस आपके पास हैं 0, 3, 5, 0, 0, 7 या डी है 3, 0। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें और इन पॉइंट्स को गौर से देखें तो ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके कंस्ट्रेंट्स के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ये शो कर सकूं, जस्ट एक रफ सा एस्टिमेट दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे जस्ट टू गिव यू अ बेटर आइडिया। ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 बनती है। उसके इंटरसेप्ट आएंगे 3 और 3 पे। लेट्स से ये 3 है, ये 3 है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 ब्लू लाइन में आ गया। जो दूसरे वाली है उसमें x इंटरसेप्ट आएगा 5 पे और y इंटरसेप्ट आएगा 7 पे, क्योंकि 7x प्लस 5y 35 है। तो ये लेट्स से 5 है और y पे ये 7 कहीं पे यहाँ पे करके है, तो ये इस तरह की इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू में इसकी जो फाइंड कर रहा हूं ना वो बेसिकली मैं फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉइंट्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं। अब अगर आप इसका सोल्यूशन रीजन शेड करेंगे, इसने अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है, इसने टुवर्ड्स ओरिजिन आना है, मैं काफी फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ सारा प्रोसीजर समझाने के लिए। तो ये सारे के सारे इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये 0, 3 हो गया, ये 3, 0 हो गया, दिस इज 0, 7 एंड दिस इज 5, 0। तो आप वन बाय वन इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे, जिसपे मैक्सिमम आंसर आएगा वो मैक्सिमम है, जिसपे मिनिमम आएगा वो मिनिमम है। तो अगर मैं 0, 3 पे चेक करूं तो x की जगह 0, y की जगह 3 पुट करूं तो 3 आंसर आता है। 3, 0 पे चेक करूं तो 2 into 3 6 हो जाएगा, उसमें 0 करूंगा तो 6 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन दिस। तो ये डी ऑप्शन तो सही नहीं है। अगर 5, 0 करूंगा तो 10 हो जाएगा, 0, 7 करूंगा तो 7 हो जाएगा। तो इसमें जो मिनिमम आंसर मुझे नजर आ रहा है वो इस 0, 3 पे नजर आ रहा है। दैट इज वाई अल्फा राइट हियर इज माई राइट ऑप्शन। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। बुक के सबसे आसान तरीन और
छोटे 3 चैप्टर्स में से एक ये चैप्टर था, लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस पूरे लेक्चर को एक दफ़ा देखें, अगर नहीं समझ आती तो किसी पॉइंट को दोबारा भी सुनना पड़ता है तो आप सुन सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 5।